वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस एक शरीर और ब्रेन का रिएक्शन है जो परसीव्ड या एक्चुअल डेंजर के कारण क्रिएट होता है। स्ट्रेस हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस इन दोनों को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस या ये जो बदलाव होते हैं, ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, हमारे इमोशन रेगुलेशन को, हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे एक इम्पैक्ट डालते हैं। ये वीडियो स्ट्रेस के इफेक्ट को मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड के रेफरेंस में समझाने का प्रयास करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और स्ट्रेस के बीच के रिलेशन को। सेरोटोनिन एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस सेरोटोनिन की जो सिग्नलिंग होती है ब्रेन में, उनमें रुकावट पैदा करता है। सेरोटोनिन सिग्नलिंग में रुकावट का मतलब है कि सेरोटोनिन हमारे ब्रेन के अलग अलग नेटवर्क्स में जो अपना एक रोल प्ले करता है, जैसे हमारी नींद में, हमारे मूड में, हमारे ओवरऑल वेलबींग की फीलिंग में, उसमें रुकावट होने लगती है और स्ट्रेस इस सेरोटोनिन सिग्नलिंग सिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन में स्ट्रेस का सेरोटोनिन लेवल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन के कुछ हिस्सों में सेरोटोनिन के लेवल्स कम होने लगते हैं स्ट्रेस की वजह से, जैसे हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सेरोटोनिन के प्रोडक्शन और रिलीज दोनों में कमी दिखाई देती है। अब हमें यह पता है कि हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी सेंटर है और हिप्पोकैम्पस ही वो जगह है जहाँ पे नए न्यूरॉन्स का जन्म होता है, और वहीं दूसरी तरफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे रेशनल डिसीजंस में, प्लानिंग में, अटेंशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर सेरोटोनिन के लेवल्स इन हिस्सों में कम होते हैं तो इन फंक्शंस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक और चीज होती है कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स जो ब्रेन में होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी पर भी असर पड़ता है। सेरोटोनिन के कुछ रिसेप्टर्स अपनी सेंसिटिविटी लूज करने लगते हैं, जिससे मूड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस होता है। सेरोटोनिन के लो लेवल से होने वाली बीमारियां या मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे लो सेरोटोनिन लेवल्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस सेरोटोनिन की एक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है, जिससे डिप्रेशन की संभावना बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन और उसका स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मोटिवेशन, हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, हमारे रिवार्ड प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस जो है वो स्पेशली लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामीन पाथवेज को इन्फ्लुएंस करता है। लिम्बिक सिस्टम जो हमारा एक बहुत ही प्रिमिटिव सिस्टम है ब्रेन में और जो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को देखता है। इन दोनों में ही डोपामीन के पाथवे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस का डोपामीन सिग्नलिंग पर क्या इफेक्ट है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामीन लेवल्स की कमी हो तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे अटेंशन की कमी हो सकती है, डिसीजन मेकिंग करने में समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। इसी के अलावा ब्रेन का एक पार्ट है न्यूक्लियस एक्युम्बेंस, जहां डोपामीन रिलीज में अगर वृद्धि होती है तो ये मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। लेकिन न्यूक्लियस एक्युम्बेंस में डोपामीन का रिलीज अगर एनहांस होता है, बढ़ता रहता है, तो इसकी वजह से एडिक्शन की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है। आदमी एडिक्शन की तरफ जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण डोपामीन डिसरेगुलेशन होता है, जिससे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जुड़ा हुआ है। हम जैसे टोबैको या अल्कोहल या किसी और मादक द्रव्य के सेवन से जुड़ सकते हैं, और ये डोपामीन की वजह से एडिक्शन हो सकता है। कोकीन और एम्फेटामाइंस डोपामीन लेवल्स को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाते हैं, जिससे एडिक्शन रिस्क बढ़ता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस डोपामीन की कमी के कारण हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है, और डिसीजन मेकिंग इम्पेयरमेंट्स भी दिखाई दे सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का की न्यूरोट्रांसमीटर है। ये अलर्टनेस को, मेमोरी कंसोलिडेशन को और अराउजल को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस नॉरएपिनेफ्रिन पे कुछ इस तरह इम्पैक्ट डालता है कि जहां एक्यूट स्ट्रेस या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज में
वृद्धि करता है और अलर्टनेस और रिएक्शन टाइम को बेहतर बनाता है। लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे नॉर एड्रिनर्जिक सिस्टम जो नॉरएपिनेफ्रिन से जुड़ा हुआ है उसमें डिसरेगुलेशन क्रिएट करता है और एक्सेसिव फियर रिस्पॉन्स को जन्म देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हाइपर अराउजल और स्ट्रेस डिसऑर्डर जो ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत हाई नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स दिखाई देते हैं, बहुत हाइपर विजिलेंट होते हैं, वो उनके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स लगातार आते रहते हैं और ये सारी चीजें मिलकर स्लीप डिस्टरबेंस का कारण बनती है। अब हम देखते हैं तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट। ग्लूटामेट ब्रेन का एक प्राइमरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी का मतलब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी करते हैं, तो जो बढ़ाते हैं उन्हें एक्साइटेटरी कहा जाता है, जो एक्टिविटी को कम करते हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं, उन्हें इनहिबिटरी कहा जाता है। स्ट्रेस वो ग्लूटामेट पर कुछ इस तरह से इम्पैक्ट डालता है कि अक्यूट स्ट्रेस ग्लूटामेट की रिलीज में एनहांसमेंट करता है और क्विक रिएक्शन एबिलिटीज में मदद करता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस एक्साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब है जब न्यूरॉन्स जरूरत से ज्यादा एक्साइट हो जाएं, और ये एक्साइटेबिलिटी जो है ये कभी कभी न्यूरॉन्स को डैमेज पहुंचाती है, उनके खत्म होने का या डेथ का कारण भी बनती है। तो हिपोकैम्पस में जो हमारा मेमोरी सेंटर है उसमें न्यूरोनल डैमेज और मेमोरी इम्पेयरमेंट्स भी हो सकते हैं ग्लूटामेट की वजह से। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से होने वाली ग्लूटामेट टॉक्सिसिटी अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है। एग्जाम के दौरान क्रॉनिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस में ग्लूटामेट हाइपर एक्टिविटी उत्पन्न कर सकता है जिससे स्टूडेंट्स में टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो सकता है। अब हम देखते हैं पांचवा न्यूरोट्रांसमीटर गामा अम्यूनोब्यूटेरिक एसिड या गाबा। गाबा ब्रेन का प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बैलेंस को बनाए रखता है। इसका मतलब ये है कि हम कभी नहीं चाहते कि ब्रेन हमेशा एक एक्साइटेड स्टेट में रहे या हमेशा एक इनहिबिटेड स्टेट में रहे। उदाहरण के लिए जब किसी को एपिलेप्टिक सीजर यानी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो व्यक्ति बहुत ही हाइपर एक्साइटेड ब्रेन की स्टेट में होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेता है, शराब पी लेता है, तो उसका ब्रेन एक बहुत ही हाइपर इनहिबिटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ब्रेन में एक्साइटेशन और इनहिबिशन के बीच बैलेंस बना के रखना जरूरी है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस का गाबा सिग्नलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जहाँ अक्यूट स्ट्रेस गाबा एक्टिविटी में वृद्धि करता है और शुरुआत में एक कामिंग इफेक्ट महसूस कराता है, वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस गाबार्जिक इनहिबिशन में कमी करता है जिसकी वजह से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और इंसोमेनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है गाबा जो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे ब्रेन को एक रेस्ट की अवस्था में ले जाता है, और जब इसके सिग्नलिंग में प्रॉब्लम होने लगती है तो अगर हमारा ब्रेन रेस्ट की या एक्साइटेशन से कम की अवस्था, इनहिबिशन की अवस्था में नहीं रहेगा तो हमें एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी, हमें नींद नहीं आएगी, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर गाबा का इनहिबिटरी इफेक्ट कम हो जाए तो हमें एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर भी दिखाई दे सकता है। अब हम देखते हैं सिक्स न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन मेमोरी फॉर्मेशन और अटेंशनल कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस का एसिटिलकोलिन पर कुछ इस तरह इम्पैक्ट पड़ता है, जहां अक्यूट स्ट्रेस एसिटिलकोलिन में एनहांसमेंट करता है जिससे हमारा फोकस, हमारी कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस एसिटिलकोलिन के ट्रांसमिशन में रुकावट डालता है जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स बढ़ते हैं। जैसे एल्जाइमर्स का जो डिजीज है उसका रिस्क जो है वो एसिटिलकोलिन के सिग्नलिंग में प्रॉब्लम होने से बढ़ सकता है। ओल्डर एडल्ट्स में प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस बेसल फोरब्रेन में एसिटिलकोलिन के ट्रांसमीटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है जिससे एल्जाइमर्स रिस्क बढ़ता है। अब हम देखते हैं सातवां न्यूरोकेमिकल ओपियोइड, पेप्टाइड्स एंड एंडोर्फिन्स, और इनका स्ट्रेस से क्या रिलेशन है। स्ट्रेस का एंडोर्फिन सिस्टम पर कुछ इस तरह इम्पैक्ट पड़ता है। अक्यूट स्ट्रेस में एंडोर्फिन रिलीज बढ़ने लगता है जिससे पेन से रिलीफ मिलता है और यूफोरिया होता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस में एंडोर्फिन सिस्टम डिसरेगुलेट हो सकता है जिससे पेन सेंसिटिविटी और डिप्रेशन ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में एंडोर्फिन की कमी हो सकती है जो फिजिकल और इमोशनल पेन परसेप्शन को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से हमने आज स्ट्रेस और न्यूरोट्रांसमीटर के बीच के रिलेशन को देखा। स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को कई रूप में प्रभावित करता है जिससे मूड, कॉग्निशन और बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, गाबा पाथवेज को डिसरप्ट कर सकता है जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और न्यूरो डिजेनरेशन का खतरा बढ़ता है। तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस बनाए रखना चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू, जो माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज, काउंसलिंग है, इनके थ्रू हमें अपने बैलेंस लेवल्स को
कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।